दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। मैं इस वीडियो में सिंपल से सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा कि मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। दोस्तों इस साल आपको मालूम है दिल्ली में जो समिट हो रही है G20 की, इसमें जो सारे देश आपस में मिलेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये सब भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके मैं आपको वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन को समझाने की कोशिश करूंगा इस छोटी सी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड। दोस्तों मुझे मालूम है ज़्यादातर व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबलाइजेशन समझना है, हिंदी में जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ समझाना पसंद करूंगा जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन। अक्सर आपको ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया के बारे में पढ़ने को बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एक्सचेंज करना, जिसे हम मीडिया के ज़रिए करते हैं। वो मीडिया किसी भी टाइप का हो सकता है। प्रिंट मीडिया हो सकता है जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स। ये सब एक टाइप का प्रिंट मीडिया है जिसकी शुरुआत 15th सेंचुरी से चलती आई है। दूसरा टाइप का मीडिया होता है रिकॉर्डिंग्स, जैसे सीडी, डीवीडी, ग्रामोफोन। ये 19th सेंचुरी के फेमस मीडिया हैं। फिर सिनेमा, जो ज़्यादा पुराना नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मास कम्युनिकेशन का ज़रिया है। बाकी रेडियो, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन भी इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने रिवॉल्यूशन लाया है वो है इंटरनेट। तो इन सब को हम बोलते हैं मास मीडिया, जिनके ज़रिए हम कोई भी मैसेज एक बड़ी जनता, बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, जिसको कहते हैं हम मास कम्युनिकेशन। दोस्तों जितने इस मास कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। जैसे टेलीविज़न को लेकर एक कल्टीवेशन थ्योरी निकल कर आती है, जिसके हिसाब से जो बच्चे बहुत लंबे टाइम तक टीवी देखते हैं तो उनके दिमाग में उस टीवी की दुनिया का इतना असर होता है, वो टीवी की दुनिया उनके दिमागों में इतनी हावी हो जाती है कि जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अब भी टीवी की दुनिया में ही हैं। ये रियल वर्ल्ड भी उनकी टीवी की दुनिया जैसा ही है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक होता है मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, जो काफ़ी हद तक कल्टीवेशन थ्योरी के करीब ही है, जिसके हिसाब से घर के जो मर्द या बड़े बूढ़े घंटों तक न्यूज़ देखते रहते हैं या फिर सिर्फ बुरी खबरें देखने का उनको शौक है, तो वो ऐसा मानने लगते हैं कि ये दुनिया मीन है। मतलब उनको मीन वर्ल्ड सिंड्रोम हो जाता है। इनको लगता है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। मास कम्युनिकेशन की, मास मीडिया के सिर्फ नुकसान नहीं है, फायदे भी हैं। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कोविड के टाइम पर अगर मास मीडिया ना होता तो लोगों को पता कैसे चलता कि मार्केट में इतनी जानलेवा बीमारी आई है। तो मास मीडिया को अक्सर पढ़ाया जाता है ग्लोबलाइजेशन के साथ में। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इसका मतलब है कि किसी भी एक देश की, मान लो इंडिया की इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटिकल आइडिया जब दुनिया भर के सारे देशों के साथ में कनेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि दुनिया भर के सारे देशों के साथ जोड़ देना, ना कि किसी एक या दो स्पेसिफिक देशों के साथ में जोड़ना। तो सिंपली ग्लोबलाइजेशन दुनिया को एक साथ जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट है। किसी एक देश का आइडिया, जैसे योगा इंडिया का आइडिया था, जो दुनिया भर के सारे देशों में फेमस होता है। पैसा एक्सचेंज होता है, पॉलिटिकल आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, चीज़ें एक्सचेंज होती है। इवन लोग भी, यहाँ के लोग जाकर दुबई में काम करते हैं, साउथ अफ्रीका में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल होता है। अब लोगों से गलती क्या होती है, लोग ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन समझते हैं कि पैसे का लेन देन जब होता है पूरी दुनिया के बीच में तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दो और इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक पॉलिटिकल और एक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब मास कम्युनिकेशन के साथ में इसे क्यों जोड़ा जाता है? देखो, इस ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों ने किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मास कम्युनिकेशन में। दुनिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत इजी हो गया है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन का बड़ा गहरा कनेक्शन है मास कम्युनिकेशन के साथ में। अब ये अच्छी बात है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ में जुड़ गई है। इसका फ़ायदा है, एक देश तरक्की कर रहा है तो सारे देश उसके साथ में तरक्की कर रहे हैं। नुकसान कोई एक देश ने झेलेगा, सब सारे झेलेंगे, एक साथ में झेलेंगे। जैसे कि 2008 का क्राइसिस आया था,
तो सब देशों पर कोई ना कोई असर पड़ा था उस क्राइसिस का। अब सारे देश जितना हो सके लड़ाइयों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखना दुनिया भर के कई हिस्सों में आज भी ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट काफ़ी सारे मूवमेंट शुरू हुए। ऐसा क्यों? जब ये इतनी ही अच्छी चीज़ है तो इसके खिलाफ मूवमेंट्स क्यों? तो उन मूवमेंट्स करने वालों का ऐसा कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन के जरिए अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज का फ़ायदा उठा रही हैं, जैसा वो कॉलोनाइजेशन के टाइम पर उठाया करती थी। वो लोग हमारे यहाँ पर आकर बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े प्लांट्स तो लगा देते हैं, लेकिन हमारे मसाले या हमारी चीज़ों पर वहाँ पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को दिखावा कहकर उसे एक तरह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो आपको दोनों एस्पेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ग्लोबलाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन इसमें क्यों पढ़ाया जाता है ये भी समझ में आया होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।